हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आज मुझे किसी टॉपिक का डिस्कशन आपसे नहीं करना है, बल्कि आज का वीडियो उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 12th केमिस्ट्री में संपूर्ण चैप्टर्स में, संपूर्ण सिलेबस में कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2025 बोर्ड में। यानी इस बार बोर्ड पेपर के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिस्कशन मुझे आपसे करना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी तक मैंने आपको लगभग एल्कोहल फिनाल ईथर तक पढ़ा दिया है ना। उसके बाद की शायद चैप्टर अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके होंगे मैं उनका लेक्चर्स आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, आपके एग्जाम से पहले, ताकि आप अपनी तैयारी को जो है पूरी तरीके से कर सकें। आप उसको पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मार्क अटेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, है ना। तो आज हमें उन्हीं टॉपिक्स या प्रश्नों का डिस्कशन करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आ सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए चालू करते हैं। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए पहला चैप्टर आपका विलयन है, सॉल्यूशन, है ना। इस चैप्टर्स में मान लिया जैसे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ उतना ज्यादा तैयार नहीं है, खास अगर आपको चाहिए पढ़ना, है ना, क्या आप उसमें से कम करके पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढते हैं, तो उसकी बात मुझे करना है। तो देखिएगा पहला जो चैप्टर आपका सॉल्यूशन है यानी विलयन, है ना। अब इस विलयन चैप्टर में आपको क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर लिखा है मोलरता, यानी पहला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मोलरता, परिभाषा, इसका सूत्र, ठीक। उसके बाद नॉर्मलता, परिभाषा और उसका सूत्र। उसके बाद मोललता, परिभाषा और उसका सूत्र। मोल प्रभाज, परिभाषा और उसका सूत्र। तो इन चारों की परिभाषाएं और इनके फार्मूले आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक। और इन चारों पर आधारित एक एक सवाल की आपको प्रैक्टिस करना है ना। किसकी किसकी, मोलरता के सवालों की, उसके बाद नॉर्मलता के सवालों की, उसके बाद मोललता के सवालों की, उसके बाद मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश भी कह देते हैं इसको, या मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये चार टॉपिक्स की आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, इनके फार्मूले देखना है और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना। तो पहले तो ये हो गए। उसके बाद देखिए हेनरी व राउल्ट का नियम, यानी आपको हेनरी और राउल्ट का नियम क्या होता है, इनके अनुप्रयोग और इनकी सीमाएं, ये आपको पढ़ना है ना। राउल्ट के नियम में मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाया है, तो उस डेरिवेशन को भी आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसको देखेंगे, उसको तैयार करेंगे, ठीक। तो ये नियम हो गए। उसके बाद देखिए लिखा धनात्मक व ऋणात्मक विचलन। मैंने आपको बताया है कि जो अनादर्श विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन, है ना, छोटा मोटा प्रश्न आ जाता है कि आदर्श अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो जो अनादर्श विलयन होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्या होता है ना, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धनात्मक व ऋणात्मक विचलन मैंने अपने वीडियोज में आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता दूंगा, जहां तक मैंने पढ़ाया है, वो सभी मेरे चैनल्स पर आपको मिल जाएंगे। उन चैप्टर्स में जाइए, आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक। तो धनात्मक ऋणात्मक विचलन हो गया। उसके बाद हेमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए आपके चैप्टर में दिया गया है अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, हेमांक में अवनमन है, परासरण दाब है। ये चार अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो इस बार के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके क्वथनांक में उन्नयन और हेमांक में अवनमन, परासरण दाब, इनकी परिभाषाएं, इनके फार्मूले और इनके सवाल, वो आपको प्रैक्टिस करना है ना। देखिए तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, इनकी परिभाषा, इनके सूत्र और इनके सवाल आपको विधिवत प्रैक्टिस करके जाना है।
है ना। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले चैप्टर से आपको इतनी सारी चीजें पढ़ के जाना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर सेकंड आपका जो आ जाता है वो है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, है ना, इसमें तो आप सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का, है ना। तो वह युक्ति या उपकरण जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, सेल कहलाता है। सेल दो होते, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक सेलों में आपको पढ़ना कौन सा है, गैल्वेनिक सेल आपका, इसको डेनियल सेल भी कह देते हैं। ठीक, उसके बाद आपका और जो आपका गैल्वेनिक सेल हो जाएगा, उसके बाद आपका है नष्ट समीकरण। एक नष्ट समीकरण होती है, सेल के विरुद्ध वाहक बल को ज्ञात करने के लिए नष्ट समीकरण दी जाती है, वो नष्ट समीकरण आपको पढ़ना है। समीकरण क्या होती है, उसके प्रतीकों के अर्थ वहां पर आपको प्रैक्टिस करना है ना। चलिए, उसके बाद लिखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपको पढ़ाया है अपने चैनल पर, आप वीडियो में जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ईएमएफ, एक 5 नंबर का सवाल ईएमएफ का तो रट लीजिए। ईएमएफ का सवाल तो आना ही आपके एग्जाम में आना है, बिल्कुल 100%, इसमें कोई भी कसर नहीं है, पूरा 100% क्लियर है कि ईएमएफ का सवाल हमेशा आपके एग्जाम में एक सवाल आता है, सो आएगा। ठीक, तो ईएमएफ के सवाल आपको प्रैक्टिस करना है पूरी तरीके से, है ना। ईएमएफ भी निकालने का 2 तरीका होता है, एक मानक स्थिति, एक अमानक स्थिति। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आप इनको मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी, परिभाषा, लक्षण और उपयोग। मैंने आपको तीनों चीज पढ़ाई है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आप पढ़ लेंगे। यहां से वो प्रश्न आते रहते हैं कि अपचायक क्षमता का घटता क्रम, आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम, अधिक क्रियाशील, है ना, इस तरीके का प्रश्न आता रहता है। तो ये श्रेणी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद सीसा संचायक सेल, द्वितीयक सेल में आपका जो आता है वो सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी इसको कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक आपका शुष्क सेल है ना, वो आपको पढ़ लेना है, द्वितीयक सेल है प्रकार का। ठीक, उसके बाद फैराडे व कोलराउस का नियम। तो फैराडे के 2 नियम होते हैं, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम, मैंने आपको दोनों पढ़ाया है ना। उसके बाद कोलराउस का नियम है, ये दोनों नियम आपको पढ़ लेना है। फैराडे के नियम पर एक सवाल भी कभी कभी छोटे मोटे आ जाते हैं, तो उसकी थोड़ा सवालों की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला है कि मोलर विशिष्ट तुल्यांकी चालकताएं। अब मैंने आपको चालकता तीनों पढ़ाई है, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता। इन तीनों चालकताओं को पढ़ना, इनकी परिभाषा, इनके सूत्र और इनके सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है तीनों के। ठीक, और इन पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि सांद्रता बढ़ाने पर ये कैसे परिवर्तित होंगी, थोड़ा सा उसको भी आप माइंड में ध्यान कर लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद लिखा इनके सवाल, यानी इनके सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इतने टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 आपका देखिए केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी का एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का सवाल 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है, उसको रट लीजिए, वो सवाल एक आपको देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक, उसके आगे देखिए लिखा क्या कि प्रथम कोटि समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो डेरिवेशन होता है निगमन, इस बार के लिए निगमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल अक्सर आता रहता है, तो थोड़ा सा इस बार आपको निगमन की भी प्रैक्टिस कर लेना है। मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है अपने चैनल पर, वहां पर देख लीजिएगा। तो उसका डेरिवेशन, उसके सवाल प्रथम कोट की अभिक्रिया की, वो आपको कर लेना है। उसके बाद शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, 1-2 एग्जाम्पल आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्या है कि कोटि व आणविकता में अंतर, यानी कोटि और आणविकता में अंतर, यह हमेशा आता रहता है अभिक्रिया में, कोटि पूछता है, आणविकता निकालने के लिए कहता है। तो आप कोटि और आणविकता मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियो उपलब्ध है, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक छोटा सा पॉइंट होता है, छोटी सी परिभाषा है, देख लीजिएगा इसको। सक्रियण ऊर्जा वेग समीकरण व वेग स्थिरांक के मात्रक। वेग समीकरण क्या होती है और वेग स्थिरांक यानी के, उस के मात्रक विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना, इसको आपको पढ़ लेना है। तो ये आपके 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रश्न हो गए जो आपको इस बार के लिए आपको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले जो चैप्टर्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक्स की बात मैं आपसे करता हूं।
तो चलिए डिस्कशन करते हैं अगले चैप्टर्स के महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रश्नों के विषय में। तो देखिएगा अगला जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4 डी एंड ए ब्लॉक के तत्व यानी डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक गुण यानी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से निकल करके आते हैं। तो संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरक गुण मैंने आपको अपने वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, वहां देख लीजिएगा। उसके बाद मिश्र धातुओं का निर्माण यानी संक्रमण तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण क्यों करते हैं और कौन कौन सी मिश्र धातुएं बनाते हैं, है ना, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद लैंथेनाइड संकुचन कारण और प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता रहता है लैंथेनाइड संकुचन। आकुंचन भी कहीं कहीं लिखा होता है ना, तो दोनों एक ही है। अगला है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण मैंने अपने वीडियो में आपको पढ़ाया है डी और ए ब्लॉक में, आप इसको देख सकते हैं वहां पर। उसके बाद लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। उसके बाद आपको एक टॉपिक और पढ़ लेना यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद रंगीन आयनों का निर्माण यानी डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयनों का निर्माण क्यों करते हैं, है ना, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है पहला है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, वर्नर से थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक। उसके बाद उभयदंती व कीलेट लिगैंड मैंने आपको दोनों पढ़ाया है, एम्बीडेंटेट और कीलेट लिगैंड यानी उभयदंती के लिगैंड तो बहुत टाइप का होता है, तो वो तो मान लिया आसान है, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, वो सभी को याद हो जाएगा, एक देने वाला एक, दो देने वाला दो, है ना, इस तरीके से, तो वो तो आसान है। लेकिन जो आपको खास कर फोकस करना है वो आपको उभयदंती जो एम्बीडेंटेड लिगैंड होता है और कीलेट लिगैंड होता है, इनकी परिभाषा और इनके एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आईपीएससी नामकरण, सह संयोजक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है 5 नंबर का प्रश्न, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आईपीएससी नाम लिखना और आईपीएससी नाम से उसका सूत्र लिखना, मैंने आपको दोनों पढ़ाया, आप दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको कहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या होती है ना, इसका अनुप्रयोग क्या है, इसकी सीमाएं कमियां क्या है, वो भी मैंने आपको बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है समावयवता व उसके प्रकार, इसका लास्ट टाइप है समावयवता और उसके प्रकार, मैंने आपको आइसोमेरिज में पढ़ाई है ना, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, तो समावयवता को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से छोटे मोटे प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 आपका जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। अगला है चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, कुछ एक दो विधियां कम से कम आपको आनी चाहिए, कम से कम तो 2 विधियां जरूर आनी चाहिए, ठीक। तो बनाने की सामान्य विधियां तथा इनकी प्रतिस्थापन व विलोपन अभिक्रियाएं, हेलो एल्केन कई सारी अभिक्रियाएं दिखाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, इस तरीके की अभिक्रियाएं दिखाता है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप प्रतिस्थापन विलोपन अभिक्रियाएं तैयार कर लीजिएगा, इसमें मैंने आपको सेट-जैक नियम वगैरह पढ़ाया हुआ है ना, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैंने आपको नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है, SN1 और SN2, तो वहां पर आपको इस बार के लिए SN2 तैयार कर लेना है अच्छे से, है ना। बाकी आप एक बार SN1 SN2 में अंतर भी देख सकते हैं, प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। उसके बाद फ्रेयॉन और DDT, फ्रेयॉन और DDT मैंने आपको दोनों पढ़ाया है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की क्रियाविधि, हेलोएरीन में, हेलोएरीन का मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाविधि मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं व इसकी हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं, यानी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको बनवाया है, आप देख लीजिएगा वीडियो में, वहां पर उसकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रिया
है ना, क्या होती है आपको उनके बारे में पढ़ना है और उनके समीकरण की प्रैक्टिस करना है ना। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6 तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए, उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 7 है वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यानी एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पर देखिएगा। तो लिखा है कि जल गैस तथा लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण। देखिए, मेथिल एल्कोहल बनाने की दो विधियां हैं, एक तो जल गैस से, दूसरा है लकड़ी के भंजक आसवन से। तो ये दोनों मेथड आपको पढ़ना है, तैयार करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला देखिएगा, ल्यूकास तथा विक्टर मेयर परीक्षण। यानी एल्कोहल में विभेद करने के लिए, है ना, आपके कुछ परीक्षण होते हैं, जैसे ल्यूकास परीक्षण होता है, दूसरा है विक्टर मेयर परीक्षण। तो एल्कोहल में विभेद करने के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए ये दोनों परीक्षण आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। मैंने इनका वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, आप उसको देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहलों का निर्माण। देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे प्राप्त होंगे, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है वही। उसके बाद एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, फिर आ जाता हमारा फिनॉल। तो फिनॉल में क्यूमीन से फिनॉल, यानी फिनॉल बनाने की जो विधियां हैं, उन विधियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी है वो हो जाती है आपकी क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। हालांकि एक दो विधियां और भी हैं, है ना, तो थोड़ा उनको भी फोकस कर लीजिएगा, लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये आपका क्यूमीन से फिनॉल है। क्यूमीन से फिनॉल का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण, है ना, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है इसमें, तो ये आपको पढ़ना है, इसका रासायनिक गुण है। और ब्रोमीन जल से क्रिया, तो ब्रोमीन जल से क्रिया होकर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, यानी फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया आपको पढ़नी है, इसमें बैकेलाइड बनता है। ठीक, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल अम्लीय क्यों होता है ना, इसकी व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न आपसे बन सकता है। उसके बाद फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, फिनॉल का लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, इसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद ईथर आ जाएगा, ईथर की प्रयोगशाला विधि, ईथर की जो प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है ईथर की HI व Cl2, हाइड्रोजन आयोडाइड और क्लोरीन के साथ ईथर की जो रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद ईथर में पराक्साइड का परीक्षण व शोधन, यानी ईथर में पराक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाएगा और अगर पराक्साइड है तो उसे कैसे शुद्ध किया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है। तो एल्कोहल, फिनॉल में आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर नंबर जो आपका 8 है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें देखिएगा, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की सामान्य विधियां व इनके रासायनिक गुण, यानी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, कम से कम 2 विधियां आपको आनी चाहिए, और इनके रासायनिक गुण कई सारे होते हैं, वो सारे आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन में रासायनिक विभेद के परीक्षण। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन में रासायनिक विभेद के बहुत सारे परीक्षण दिए गए हैं, जैसे फेलिंग परीक्षण, टैलन परीक्षण, आइडोफार्म परीक्षण, ये सारे परीक्षण दिए जाते हैं। तो इनको आपको बाकायदा पूरी तरीके से तैयार करना है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक, तो वही हो गया कि एल्डिहाइड व कीटोन में रासायनिक विभेद के परीक्षण, जैसे फेलिंग परीक्षण, टैलन परीक्षण, आइडोफार्म परीक्षण, कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्टीरीकरण क्रिया विधि। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो स्टीरीकरण की क्रिया विधि है वो आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण, तो शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण आपको पढ़ना है ना। और कुछ एल्डिहाइड जैसे होते हैं, बेंजल्डिहाइड है, थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ लीजिएगा।
बेंजल्डिहाइड के विषय में। अम्लों में थोड़ा सा आपका जैसे एसिटिक अम्ल है वो मैंने लिख ही दिया है शीघ्र श्रिका विधि से, है ना। तो इतने टॉपिक आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। चलिए, तो उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर नंबर जो आपका 9 है वो है एमीन, यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में चैप्टर आपका नाम है एमीन। ठीक, तो देखिए एमीन में आपको क्या पढ़ना है, एमीन बनाने की सामान्य विधियां। एमीन बनाने की कम से कम सामान्य 2 विधियां आपको आनी चाहिए, है ना। कई सारे मेथड होते हैं, कम से कम 2 विधियां आपको आनी चाहिए। ठीक, एमीन की क्षारीय प्रकृति, एमीन की क्षारकता, यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको 100%। उसके बाद एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं, यानी एनिलीन की आपको अनुनादी संरचनाएं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, उसके बाद बनाने की विधि, यानी एनिलीन बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण, तो कम से कम 4 रासायनिक गुण एनिलीन के आपको आने चाहिए। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि। नाइट्रोबेंजीन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब एमीन भी 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों एमीन होते हैं। इन एमीनों में विभेद के रासायनिक परीक्षण, कौन सा परीक्षण होता है, तो होते तो कई परीक्षण हैं। एक लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण है, दूसरा आपका हिंसबर्ग परीक्षण है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हिंसबर्ग परीक्षण होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए रासायनिक परीक्षण आपका कौन सा होता है, हिंसबर्ग परीक्षण। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में विभेद का हिंसबर्ग परीक्षण लिखिए। तो हिंसबर्ग परीक्षण आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर नंबर 10 आएगा आपका, यानी हमारा जो लास्ट चैप्टर आपके टॉपिक का रहेगा, आपके सिलेबस का है, वो है जैव अणु, यानी बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज के बारे में, इनको बनाने की विधि और इनके सारे रासायनिक गुण, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसमें कोई छूट की बात नहीं है, क्योंकि एक ही चैप्टर आपका ये है जो बायोलॉजी से रिलेट करता है और ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह से प्रश्न आता ही आता है ना। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज बनाने की विधि और इनके रासायनिक गुण आपको पढ़ लेना है ना। उसके बाद जो आपका ग्लूकोज जैसे है ना, या कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आपका मौलिक परीक्षण दिया जाता है। फ्रक्टोज के कई सारे परीक्षण होते हैं, उन परीक्षणों को आपको पढ़ना है, यानी पूरी जानकारी लेना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज के विषय में, बनाने की विधि, रासायनिक गुण और इनके परीक्षण। ठीक, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहते हैं, कौन डाइसैकेराइड है, कौन मोनोसैकेराइड है, कौन पॉलीसैकेराइड है, इस तरीके के प्रश्न निकल करके आते हैं। कहां से, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से, जिसमें हम अपचयी और अनपचयी शर्कराओं को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से कौन अपचयी शर्करा है, इस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से बनते हैं। ठीक, उसके बाद अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या कार्य हैं, और अमीनो अम्ल का डीएल विन्यास, है ना, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद टॉपिक छोटे मोटे आपको मिल जाते हैं, जैसे ज्यूटर आयन है, समविभव बिंदु है। ये ज्यूटर आयन क्या होता है, समविभव बिंदु क्या होता है, इनको आपको पढ़ लेना है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यूटर आयन और समविभव बिंदु। ठीक, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन की संरचनाएं हैं, है ना, प्रोटीन का विकृतीकरण है। तो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, आरएनए के बारे में आपको पढ़ लेना है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन, क्षारक जो होते हैं, इनके विषय में आपको पढ़ना है ना। तो कुछ टॉपिक यहाँ पर शायद मेंशन नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपका समविभव बिंदु हो गया, ज्यूटर आयन क्या होता है, अमीनो अम्ल का डीएल विन्यास क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, है ना। ज्यूटर आयन, समविभव बिंदु, अमीनो अम्ल का डीएल विन्यास हो जाएगा। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचनाओं की प्रैक्टिस आपको करनी है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्यूरिन, पिरिमिडीन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक आपका प्रोटीन का विकृतीकरण, है ना, तो प्रोटीन का विकृतीकरण भी आपको
तैयार करना है। तो ये रहे आपके संपूर्ण सिलेबस से आपके, यानी कंप्लीट सिलेबस से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रश्न। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके जस्ट बाद देखिए आपके सिलेबस में क्या है कि कुछ नेमिंग रिएक्शंस होती हैं जो नाम पर आधारित होती है साइंटिस्ट के, उनको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखा हुआ है, आप इनको प्रिपेयर करके जाएंगे। उतना पढ़ने के बाद आपको ये तैयार करना है। देखिए इसमें कौन कौन सी है। आपकी पहली रिएक्शन है वो है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। कहीं कहीं पर रेमर-टीमैन, कहीं कहीं पर राइमर-टीमैन लिखा हुआ होता है ना। तो पहली रिएक्शन आपकी है राइमर-टीमैन रिएक्शन। सेकंड उसके बाद आपकी है कोल्बे-श्मिट, है ना, यह रिएक्शन है आपकी कोल्बे-श्मिट। थर्ड नंबर है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन या केवल एल्डोल अभिक्रिया के नाम से आता है, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर लिखा क्रॉस एल्डोल। देखिए एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, उनको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो, दो रिएक्शन आपकी ये है, कैनिजारो है आपकी, क्रॉस कैनिजारो है, तो इनको देखना है। उसके बाद HVZ, है ना, इसका नाम इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलता है आपको, HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, है ना, पूरा नाम इसका हो जाता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला देखिएगा क्या लिखा है, क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन रिडक्शन करवाते हैं इसमें एल्डिहाइड का, तो एल्केन प्राप्त होता है वहां पर। ठीक, उसके बाद सैंडमायर अभिक्रिया लिखा हुआ है, सैंडमायर, ये आपको तैयार करना हो। उसके बाद अगली रिएक्शन है श्मिट अभिक्रिया। तो श्मिट अभिक्रिया एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ होती है ना, तो ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद हाफमैन ब्रोमोएमाइड। तो हाफमैन ब्रोमोएमाइड, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो एमीन बनता है इसमें। ठीक, उसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यहाँ ये रिएक्शन किसकी होती है, एमीन की। ठीक, उसके बाद अगला है गाटरमैन कोच। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण पूरा नाम होता है, तो बेंजल्डिहाइड में ये रिएक्शन देखने को मिलती है आपको, तो इसको तैयार करना है। उसके बाद अगला है बोरोडीन हुंसिडीकर। अब बोरोडीन हुंसिडीकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया होती है इसमें, तो वहां पर आपको एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, तो बोरोडीन हुंसिडीकर हो गई। उसके बाद हाफमैन मस्टर्ड आयल। तो हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, तो हाफमैन मस्टर्ड आयल में भी आपका क्या है, एमीन में रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक, सरसों के गंध वाला यौगिक बनता है, इसलिए इसका नाम है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद देखिएगा नंबर 16 है आपका डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन। ये आपको मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, जब आप देखेंगे तो वहां मिलेगा डाई एजोटीकरण। उसके बाद देखिए रोजनमुंड अपचयन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का अपचयन करवाया जाता है, तो वो रिएक्शन आपको पढ़नी है, रोजनमुंड अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट है कि वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो वुल्फ किस्नर अपचयन, पूरा नाम वुल्फ किस्नर अपचयन होता है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद बेंजोइन संघनन। तो बेंजोइन संघनन में आपका बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन होती है ना, तो ये आपको देखना है। उसके बाद लास्ट है आपकी वुड्ज फिटिंग, है ना, एक फिटिंग होती है, वुड्ज फिटिंग है, तो यहां पर ये लिखी है आपकी वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये टोटल आपकी हो जाती है 20 नेमिंग रिएक्शन, जो आपके संपूर्ण सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और यहां से कोई 5 रिएक्शन कम से कम आपके एग्जाम में छप जाएंगे, यानी अगर ये 20 आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से 5 जरूर आपको कोई भी देखने को मिल सकती है इनमें से, है ना। लेकिन इन 20 को आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है ना, आपने इनको पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ये सभी टॉपिक्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इनके सभी के वीडियोस में आपको उपलब्ध करवा दूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।